सुबह के 7 बजे फटे शर्ट पैंट पहने, हाथ में टिफिन लिए दिहाड़ी मजदूर संजय जी काम मिलने की उम्मीद में शहर के मजदूर चौक में सैकड़ों मजदूरों की भीड़ में शामिल थे। लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से सभी ठेकेदार उन्हें नजरअंदाज करके जवान लड़कों को ले जा रहे थे। तभी चौक में ठेकेदार अंकित की कार रुकती है। कार के पास जाकर संजय जी, ठेकेदार साहब, मैं बहुत मेहनती हूँ, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे नहीं भाई, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी हड्डियों में अब मजदूरी करने की ताकत नहीं है। साहब, आप मेरे कमजोर शरीर पर मत जाओ, हड्डियों में अब भी 2-2 मजदूर का काम करने की ताकत है। नहीं, मुझे जवान लड़कों की जरूरत है। ठेकेदार अंकित उन्हें छोड़कर कमलेश, अतुल और रवि को अपनी कार में बिठाकर अपने साथ ले गया। दोपहर तक संजय जी के अलावा मजदूर चौक के सभी मजदूरों को कोई ना कोई ठेकेदार अपने साथ ले जा चुका था। चौक पर अकेले खड़े संजय जी, आज ये चौथा दिन है जब मुझे काम नहीं मिला, न जाने आगे क्या होगा, मैं अपने परिवार कैसे पाल पाऊंगा। सोचते हुए निराश संजय जी धीरे धीरे कदम बढ़ाकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। कुछ ही देर में वो अपने एक छोटे से मकान तक पहुंच जाते हैं। एक कमरे के मकान पर छोटे से आंगन से होते हुए वो जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए रफू की हुई साड़ी पहने फर्श पर बैठी पैसे गिन रही उनकी पत्नी शीला जी। चोर चोर चोर! अरे भाग्यवान, पलट कर तो देखो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। संजय जी की आवाज सुनकर शीला जी पलट कर देखकर, अरे आपने अचानक आकर मुझे चौंका दिया, मैं समझी कि कोई चोर है। तुम हर समय इतना घबराई हुई क्यों रहती हो? हाथ में लिए नोट दिखाकर, सिर्फ यही तो जमा पूंजी है हम दिहाड़ी मजदूरों के पास, इसलिए हर समय डर लगा रहता है कहीं कोई चोर चुरा न ले। शायद तुम भूल रही हो कि हमारी असली जमा पूंजी ये रुपए नहीं बल्कि हमारी बेटी नीतू है। ये रुपए तो हमने उसकी शादी के लिए अपना पेट काट कर बचाए हैं। चारों कोनों में देखकर, वैसे वो है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। वो मेरे लाख मना करने के बाद भी वर्मा जी की बेटी की सगाई में गई है। वर्मा जी की बेटी ने उसे बुलाया होगा, तभी वो गई है ना। इसमें मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? वो दावत खाने नहीं बल्कि दावत के झूठे बर्तन साफ करने गई है। ये जानते हुए भी तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम्हें तो जानती हो ना कि मुझे उसकी इस तरह काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जानते हो ना कि वो कितनी जिद्दी है, उसकी जिद के आगे मैं हर बार हार जाती हूँ। यहाँ घर पर जिसकी बात चल रही है वो रफू किया फ्रॉक सूट पहने वर्मा जी के यहाँ लगे टेंट के पीछे झूठी प्लेट साफ करती हुई। बस ऐसे ही 2-3 दिन काम और मिल जाए तो पापा को नई चप्पल और मम्मी को नई साड़ी दिलवा दूंगी। सोचती हुई नीतू झूठी प्लेट साफ कर रही थी कि तभी वहां से गुजर रही उसकी पड़ोसने विभा और आस्था उसे देखकर उसके पास आती हैं और, कैसे बेशरम माँ बाप है, जवान बेटी की शादी करने की बजाय उससे मजदूरी करवा रहे हैं। उन दोनों को बेटी की कमाई की रोटी ना जाने कैसे पछती होगी। चुपचाप नीतू उन दोनों की बातें सुनती हुई प्लेट साफ करती रहती हैं। कुछ देर खड़ी रहकर आस्था और विभा वहां से अपने रास्ते चली जाती हैं। जिस समय नीतू प्लेट साफ कर रही थी उसी समय पार्वती और अर्जुन जी अपने 1000 एकड़ जमीन में बाग बगीचों, खेत खलियानों और गार्डन के बीच बने आलीशान और बहुत बड़े बंगलों के हॉल में ज्ञानेश जी के साथ बैठे हुए थे। बाला की कुंडली देखकर ज्ञानेश जी, आपने अब तक जितने भी हवन और दान पुण्य किए हैं वो सब असफल ही रहे हैं अर्जुन जी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित जी? क्योंकि आपके बेटे की कुंडली में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। सारे ग्रह एक ही जगह पर हैं और आपकी जीवन रेखा अभी भी सिर्फ 25 साल ही है। पंडित जी, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, फिर से सोच विचार करके देखिए, मेरे बेटे की उम्र लंबी करने का कोई न कोई उपाय तो जरूर होगा। आपके बेटे की उम्र लंबी करने का सिर्फ एक ही और आखिरी उपाय है। पंडित जी, अपने बेटी की लंबी उम्र के लिए जो कुछ करना पड़े मैं वो सब करूंगी। बाला की शादी किसी ऐसी लड़की से करनी होगी जिसकी कुंडली में लंबी उम्र के साथ साथ सदा सुहागन रहने का योग हो। उपाय है तो मुश्किल, लेकिन आशा की यही पहली और आखिरी किरण है। उन लोगों की बातें सीढ़ियों से उतर रहे शीला और अर्जुन जी की बड़ी बेटी श्रेया और दामाद आकाश सुन रहे थे और उनके पास जाकर, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आज के जमाने में भी इन सब बातों को मानते हैं? मैं तो नहीं मानता। दामाद जी, आप चुप रहिए। आपके मनाने या ना मनाने से एक माँ का विश्वास नहीं टूटेगा। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए किसी भी अंधविश्वास को मानने को तैयार हूँ। पंडित जी, आप चाहे तो पूरे शहर, पूरे जिले या पूरे राज्य की लड़कियों की कुंडली छान मारिए, जितना खर्चा हो करिए, बस वो लड़के ढूंढिए
जो मेरे बेटे को लंबी उम्र दे सकती हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जजमान, अपने शिष्यों और साथियों से भी मदद लूंगा, बाकी जो भगवान की इच्छा है। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं, इस बात से बेखबर कि आने वाले कुछ दिनों में उसकी कुंडली उसे किस मोड़ पर ले जाने वाली है। नीतू झूठी प्लेट साफ करके और एक थैली में वर्मा जी द्वारा खाना लिए अपने घर के लिए निकलती है। तब तक दिन ढल चुका था और घरों के बल्ब जल चुके थे। तेज कदम बढ़ाकर नीतू, आज तो बहुत देर हो गई है नीतू, आज पक्का तुझे घर पर डांट पड़ेगी। घर में पड़ने वाली डांट के लिए खुद को तैयार करती हुई नीतू घर पहुंच जाती है। वो जैसे घर के अंदर दाखिल होती है, फर्श पर बैठी अपनी टूटी हुई चप्पल सुई धागे से सिल रहे उसके पिता संजय जी। नीतू, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा इस तरह। नीतू संजय जी की बात पूरी होने के पहले ही साथ लाई थैली उनकी तरफ आगे बढ़ाकर, पापा, मैं जानती हूँ कि अब तक आपने खाना नहीं खाया होगा और आप मुझ पर बहुत गुस्सा हैं। हाथों में से कंटेनर में रखी मटर पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन और अखबार में लिपटी पूड़ियां निकालकर, पहले पेट भरकर खाना खा लो, उसके बाद आपको मुझे जितना डांटना है डांट लेना। नीतू का प्यार और खाना देखकर संजय जी का गुस्सा शांत हो जाता है और भूख तो बहुत लगी है, तो पहले खाना खा लेता हूँ। और हाँ, यह मत समझना कि मेरा गुस्सा शांत हो गया है। घर के अंदर ही एक कोने में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही शीला जी जल्दी से उन दोनों के पास 2 थालियां लेकर पहुंच जाती हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से खाना परोस नीतू। शीला जी से थालियां लेकर नीतू फटाफट दोनों थालियों में सब्जी, पूड़ी और गुलाब जामुन परोसती है और वो तीनों मिलकर दोनों थालियों में एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद पेट भरकर खाना खाकर नींद बहुत अच्छी आती है। संजय जी की बात सुनकर जल्दी से नीतू झूठी थालियां उठाकर एक तरफ रखकर चटाई बिछा देती है और तो फिर सो जाओ ना पापा और मुझे कल डांट लेना। नीतू के सिर पर हाथ फेरते हुए संजय जी, तू भी ना। कई दिनों बाद संजय जी ने पेट भरकर खाना खाया था। बिस्तर पर पड़ते ही वो गहरी नींद में सो गए। उनके सोने के बाद दोनों माँ बेटी मिलकर आंगन में झूठे बर्तन धोती हैं और उन्हें चूल्हे के पास रखकर बिस्तर पर पड़कर सो जाती हैं। अगली सुबह उन दोनों के जागने से पहले ही संजय जी रात की बनी बासी रोटियां टिफिन में लेकर काम मिलने की उम्मीद में मजदूर चौक पहुंच जाते हैं। कुछ ना कुछ करके आज मुझे काम ढूंढना ही होगा। संजय जी काम के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी मोटरसाइकिल पर ठेकेदार हरि उनके पास आता है। ठेकेदार साहब, आपके पास जो भी काम होगा मैं सब कर लूंगा, बस आप मुझे अपने साथ ले चलिए। अरे काम तो मेरे पास है 3री मंजिल में सीमेंट की बोरियां चढ़ाने का, लेकिन शायद तुम कर नहीं पाओगे। अरे आप चिंता मत करिए ठेकेदार साहब, मैं सब कर लूंगा। ठीक है, चलो फिर मेरे साथ, तुम्हें हर बोरी का 10 रुपए दूंगा। मोटरसाइकिल पर बैठकर ठेकेदार हरि संजय को अपने साथ साइट पर ले जाता है और इधर घर में झाड़ू पोछा करके नीतू स्टील का घड़ा लेकर पानी लेने के लिए घर से कुछ दूर पीपल के पेड़ के पास लगे नल पर जाती है। नीतू नल चलाकर घड़े में पानी भरी रही होती है कि तभी उसके पास मोहल्ले के आवारा लड़के टोनी और मोनू आ जाते हैं और हाय हाय, कमर की क्या लचक है, क्या चाल है, क्या ढाल है। अरे हम भी प्यासे हैं, हमें भी पानी पिला दो। नीतू के लिए टोनी और मोनू जैसे लड़कों का सामना करना रोज की बात थी, इसलिए वो उन्हें नजरअंदाज करके पानी भर रही थी। तभी वहां उसकी पड़ोसने ने विभा और आस्था पानी लेने पहुंच जाती है और उन दोनों की बातें सुनकर, इतनी ही जवानी फूट रही है तो घर वालों से बोलकर शादी क्यों नहीं करवा लेते? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से आज इस देश में लड़कियां अकेले घर से बाहर निकलने से डरती है। उन दोनों की डांट सुनकर टोनी और मोनू वहां से भाग खड़े होते हैं और उसके जाने के बाद, तेरी माँ घर पर क्या कर रही है जो तुझे यहाँ पानी लाने के लिए भेज दिया? आंटी जी, वो मेरी मम्मी। इससे क्या पूछ रही हो? घर चलकर इसकी माँ से ही बात करते हैं। घड़े में पानी भरकर वो तीनों नीतू के घर पहुंचती हैं और शीला को आंगन में बैठे साड़ी में रफू करता देखकर, हम तुझे इतना समझाते हैं लेकिन तुम हो कि समझने को तैयार नहीं हो। खुद घर में बैठी हो और जवान बेटी को बाहर भूखे भेड़ियों के बीच छोड़ दिया। जमाना खराब है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जल्दी से अपनी बेटी की शादी कर दो और उसे ससुराल विदा करके चिंता से मुक्त हो जाओ। नीतू की शादी के लिए हम दोनों पति पत्नी अपना पेट काट कर पैसे जोड़ रहे हैं, लेकिन ना जाने मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। शीला जी की बात सुनकर विभा को पंडित ज्ञानेश जी की याद आती है। अगर तुम्हें नीतू का भविष्य जानना है तो तुम आज ही शिव जी के मंदिर में पंडित जी ज्ञानेश जी से जाकर मिलो। वो जरूर तुम्हें नीतू की शादी का कोई न कोई उपाय बताएंगे। विभा के कहने पर शीला नीतू को लेकर शिव जी के मंदिर में पंडित ज्ञानेश जी के पास जाती है और विभा की कही बात दोहराकर, पंडित जी,
मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मेरी बेटी का हाथ देखकर बताइए कि उसकी शादी कब होगी। जैसे ज्ञानेश जी विभा के हाथ में लंबी उम्र और सुहागिन रहने की लकीरें देखते हैं, वैसे ही तुम्हारी बेटी का विवाह बहुत ही जल्द होगा, वो भी बहुत ही अमीर खानदान में। पंडित जी, मेरी बेटी का हाथ अच्छे से देखिए और फिर बताइए, क्योंकि वो एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी है। नीतू की तरफ देखकर, ओहो, तो तुम एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी हो। बहुत ही जल्द तुम्हारी पहचान और जीवन बदलने वाला है। दोनों के सामने हाथ जोड़कर, अच्छा, अब आप दोनों मुझे इजाजत दीजिए। इतना बोलकर ज्ञानेश जी मंदिर के बगल में खड़ी अपनी कार में बैठकर वहां से निकलते हैं और कुछ ही देर में अर्जुन जी की हवेली पहुंचते हैं और हॉल में परेशान बैठे अर्जुन जी और पार्वती जी से, अरे, जिस लड़की के भाग्य से आपके बेटे बाला की उम्र लंबी हो सकती है, वो लड़की मुझे मिल गई है अर्जुन जी। कौन है वो लड़की? उसे आप अपने साथ क्यों नहीं लाए? मैं अभी अपने बेटे से उसकी शादी करवा देती। पार्वती जी, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? पंडित जी को उसके बारे में बताने तो दो। वो लड़की बहुत गरीब है और उसके पिता दिहाड़ी मजदूर है। गरीब अमीर जो भी हो, मैं नहीं जानता। मैं बस अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहता हूँ। आप ये बताइए, वो लड़की कहाँ रहती है? अपने बेटी की जिंदगी के लिए मैं उसके माँ बाप के पैरों में गिर जाऊंगी। मैं आज ही आपको उसके पास ले चलूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि गलती से भी उन्हें इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी को 1000 एकड़ का ससुराल क्यों मिल रहा है। अब वो तीनों लग्जरी डिफेंडर कार में बैठकर नीतू के घर के लिए निकलते हैं। तब तक शाम हो जाती है और संजय जी भी दिहाड़ी करके घर लौट चुके थे। आंगन में शीला और नीतू के साथ बैठे संजय, अब हमें कुछ दिनों तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बहुत अच्छा काम मिल गया है। संजय जी काम के बारे में उन्हें बता ही रहे थे कि तभी उनके आंगन के सामने लग्जरी डिफेंडर आकर रुकती है, जिसमें से पार्वती, अर्जुन जी और ज्ञानेश जी बाहर निकलकर उनके पास आते हैं। हाथ जोड़कर अर्जुन जी, ना आप मुझे जानते हो और ना मैं आपको जानता हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। अरे, आप कौन हैं और ये कैसी बातें कर रहे हैं? तभी ज्ञानेश जी आगे बढ़ते हैं और शीला जी से, बहन जी, मैंने आपसे सुबह बताया था ना। हाँ पंडित जी, आपने बताया तो था, लेकिन ऐसे कैसे मैं किसी अनजान के घर अपनी बेटी ब्याह दूं? पार्वती और अर्जुन जी की तरफ इशारा करके, ये है श्रीमान अर्जुन और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पार्वती जी। ये 1000 एकड़ में फैली अपनी हवेली में रहते हैं और ये अपने इकलौते बेटे बाला की शादी आपकी बेटी से कराना चाहते हैं। पार्वती जी हाथ जोड़कर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मान जाइए और अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दीजिए। मैं सिर्फ पंडित जी की बातों पर भरोसा करके अपनी बेटी की शादी के लिए मान रही हूँ, वरना मुझे दौलत का कोई लालच नहीं है। शीला जी के मान जाने के बाद अर्जुन जी धूमधाम से अपने बेटे की शादी नीतू से करवाते हैं और नीतू अपने दिहाड़ी मजदूर पिता के घर से पति बाला के साथ विदा होकर 1000 एकड़ वाले ससुराल में पहुंचती है। अगले ही दिन पहली रसोई के लिए नीतू नई साड़ी और गहने पहने अपने ससुराल की बहुत बड़ी और आलीशान रसोई में अपनी चारों नंदों श्रेया, पूजा, रोशनी और आरती के साथ में बहुत बड़ी रसोई देखकर, नैना जी, इतनी बड़ी रसोई में तो मेरे मोहल्ले के 4 घर समा जाते हैं। भाभी, लगता है आप भूल रही हैं कि आप अपने 1000 एकड़ के ससुराल की रसोई में खड़ी हैं। बड़ी तो होगी ना? नन्हे जी, जब रसोई इतनी बड़ी है तो पूरी की पूरी हवेली कितनी बड़ी और आलीशान होगी। भाभी जी, हमारी 1000 एकड़ में फैली इस हवेली में खेत है, खलियान है, फलों और फूलों के बाग और बगीचे भी है, इसलिए जरूरत की सारी सब्जियां, फल और अनाज यहाँ मिलता है। बाहर लेने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ी बड़ी टोकरियों में एक एक करके गाजर, शिमला मिर्च, आलू, मटर, लहसुन और प्याज देखने के बाद आरती, ये नौकर भी ना आधा अधूरा काम ही करते हैं। सारी सब्जी तो ला कर रख दी, लेकिन धनिया लाना भूल गए। ननद जी, मुझे बता दो धनिया कहाँ से लाना है, मैं जाकर ले आती हूँ। हवेली से बाहर निकलकर दाएं और फिर बाएं मुड़ जाना, आपको धनिये के हरे भरे खेत दिख जाएंगे। ठीक है, मैं अभी गई और धनिया लेकर अभी आई। इतना बोलकर नीतू ने जिस दरवाजे से गृह प्रवेश किया था उसी से निकल जाती है। उसके जाने के बाद किचन में आलू छील रही श्रेया, अरे मैं भी भाभी को बताना ही भूल गई कि हवेली में 4 दरवाजे हैं और किस दरवाजे से जाने पर धनिया के खेत मिलेंगे। गलत दरवाजे से निकलकर नीतू 1000 एकड़ के ससुराल में भटक जाती है। दाएं और बाएं जाते हुए उसे मेथी, पालक, मटर, नींबू और संतरे के खेत और बगीचे तो मिलते हैं, लेकिन धनिया के खेत नहीं दिखते। ननद जी ने मुझे कहाँ भटका दिया। 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, लेकिन धनिया के खेतों का कुछ अता पता नहीं है। थकी हुई आरती खुद से बातें करती हुई आम के बगीचे तक पहुंच जाती है। मैं अपने 1000 एकड़ के ससुराल में पहले ही दिन इतना भटक गई हूँ कि अब हवेली तक जाने का रास्ता ही याद नहीं रहा।
वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसे पास ही ट्रैक्टर के पास खड़े रानू और ललित दिखाई दिए। जैसे ही नीतू उनके पास गई उसने सुनी उन दोनों की बातें। हमारे मालिक ने गरीब की लड़की के साथ बहुत गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने एक लड़की के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। उन दोनों की बात सुनकर रानू, क्या गलत कर दिया तुम्हारे मालिक ने, मुझे भी बताओ। अचानक नीतू को अपने पास खड़ा देखकर वो दोनों घबराकर बात पलट देते हैं। अरे कुछ नहीं, हम तो बस कह रहे थे कि अरे छोटी मालकिन आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? थकी हुई नीतू और उन दोनों की पहले वाली बातों पर गौर नहीं करती और मैं धनिया लेने आई थी और भटक गई। आप सही समय पर हम तक पहुंची हैं छोटी मालकिन, हम यहाँ से जाने ही वाले थे, चलिए हम दोनों आपको हवेली तक छोड़ आते हैं। रानू और ललित के साथ नीतू हवेली तक पहुंचती है। जैसे वो तीनों हॉल में जाते हैं वहां बैठे उसके सास ससुर और नंदोई उसे देखकर, बहू तुम तो किचन में थी ना, ये बाहर से कहाँ से आ रही हो? नीतू जवाब दे पाती उससे पहले ही किचन से अपना बनाया खाना जैसे सब्जी पूड़ी दाल चावल खीर और हलवा लेकर उसकी चारों नंदे वहां आती हैं। और मम्मी जी वो मैंने ना भाभी जी को धनिया लेने भेजा था, शायद वो भटक गई। नीतू के पास जाकर उसके गालों पर हाथ फेरती हुई पार्वती जी, श्रेया तुम भी क्या करती हो? तुम्हें पता तो है तुम्हारी भाभी नई इस 1000 एकड़ के ससुराल में आई है और बिना यहाँ की एक एक चीज के बारे में बताए ही अकेले भटकने के लिए भेज दिया। तुम चारों कान खोलकर सुन लो, आज से ही तुम चारों अपनी भाभी को हवेली के कोने कोने से अवगत करवाओगी। मम्मी पापा मैं आपकी कहने पर ही भाभी की पहली रसोई में उनकी मदद करवाने को तैयार हुई थी, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। इतना बोलकर आरती वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। बहू अपनी छोटी ननद की बातों का बुरा मत मानना, तुम्हारी शादी बहुत जल्दी में हुई है इसलिए वो तुम्हें अपना नहीं पा रही है। भाभी जी आप फिक्र मत करिए, जिस तरह आपकी तीनों ननदों ने आपको अपना लिया है एक दिन वो भी आपको अपना लेगी। पहले खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है, उसके बाद हम तीनों बहनें आपको हवेली का कोना कोना दिखाएंगी। खाना खाने के बाद नीतू की तीनों नंदे उसे 1000 एकड़ की हवेली की हर एक जगह जैसे कि गेस्ट हाउस, गेस्ट रूम, सर्वेंट रूम, हॉल, डाइनिंग हॉल, एंटरटेनमेंट रूम, मीटिंग रूम, स्टोर रूम, बालकनी, छत और गार्डन दिखाती हैं और फिर स्ट्रॉबेरी और संतरे के बगीचों के पास ले जाकर। भाभी जी आपने हवेली तो देख ली, अब ये खेत और बगीचे फिर किसी दिन देखना, हम अभी बहुत थक गए हैं। हाँ ननद जी मैं भी बहुत थक गई हूँ, बाकी का बाद में, अब वापस चलते हैं। वो चारों वहां से हवेली वापस पहुंचती हैं। वो चारों जैसे ही हॉल में जाती हैं वैसे ही नीतू को छींक आ जाती है। हॉल में रखे सोफे पर बैठी पार्वती जी और आरती जी। बहू तुम्हें क्या हुआ? कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से बहू को हॉस्पिटल ले चलो। मम्मी भाभी के सिर्फ एक छींक से तुम इतना घबरा गई हो, हमारे लिए तो कभी इतना नहीं घबराई। हाँ मम्मी आरती सही कह रही है, हमारे बीमार पड़ने पर तुम कभी इतना नहीं घबराई जितना भाभी को छींक आते ही घबरा गई। मैंने अब तक अपनी तीनों बेटियों से बाला की कुंडली की बात छुपाए रखी है, सिर्फ बड़ी बेटी श्रेया को ही उसके बारे में पता है, कहीं वो गलती से। मुझे पता है कि मम्मी इतना क्यों घबरा गई, तुझे कुछ नहीं पता तो चुप रह। पार्वती जी जिस बात से डर रही थी वही बात होने वाली थी, लेकिन समय रहते उन्होंने स्थिति संभाल ली। ऐसी कौन सी बात है मम्मी जी जो आप हम सबसे छुपा रही हो? कोई बात नहीं है और तू मुझसे सवाल जवाब मत कर, जाकर डॉक्टर को फोन कर। मम्मी जी आप घबराइए नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ छींक ही तो थी, शायद थकान और धूल मिट्टी की वजह से, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नीतू का हाथ पकड़कर पार्वती जी, ठीक है बहू जाओ अपने कमरे में आराम करो। नीतू हॉल में से जाकर अपने आलीशान कमरे के बेड पर लेट जाती है। उसके हॉल से जाने के बाद श्रेया, रोशनी, पूजा और आरती भी अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद हॉल में अकेली खड़ी पार्वती जी, मैं बहू के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए परेशान हूँ, कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा मैंने सही किया या गलत। जिस हालत की वजह से नीतू की शादी बाला से करवाई गई थी उसकी वजह से बाला नीतू को नहीं अपना पा रहा था, वो उससे दूर दूर ही रहता था, जिस वजह से 1000 एकड़ के ससुराल में सास ससुर और 3 नंदों का प्यार मिलते हुए भी नीतू के मन में अकेलापन और उदासी छाई रहती थी और वो हमेशा अपने माँ बाप की यादों में डूबी रहती थी। एक दिन हवेली के अंगूर के बगीचे में अकेली उदास खड़ी नीतू अपने मम्मी पापा के बारे में सोच रही थी कि तभी न जाने मेरे मम्मी पापा किस हाल में होंगे, पापा को दिहाड़ी मिल रही होगी या नहीं, उनका गुजारा कैसे हो रहा होगा। तभी वहाँ पार्वती और अर्जुन जी आते हैं और उसे उदास देखकर, क्या हुआ बहू तुम उदास क्यों हो? तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी हो तो बताओ। नहीं मम्मी जी मुझे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं बस अपने मम्मी पापा के लिए परेशान हूँ, न जाने वो किस हाल में होंगे। बहू मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, मैं भी कई दिनों से उनकी मदद करने के बारे में सोच रहा हूँ। ससुर जी मेरे माँ बाप बहुत खुददार है, वो अपनी बेटी के ससुराल की मदद नहीं लेंगे।
तुम चिंता मत करो, हम उन्हें मदद देंगे भी नहीं, काम देंगे। उसके अगले दिन ही पार्वती और अर्जुन नीतू के साथ रोल्स रॉयस कार से उसके मायके पहुंच जाते हैं। उस दिन संजय जी को दिहाड़ी का काम नहीं मिला था, जिस वजह से वो शीला जी के साथ घर में ही बैठे हुए थे। कार आंगन के बाहर पार्क करके वो तीनों घर के अंदर जाते हैं, उन्हें देखकर। अरे समधी जी, समधन जी, अरे नीतू, आप तीनों का अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? आपकी बेटी को आपकी याद आती थी, इसलिए हम उसे आपसे मिलवाने ले आए। कोने में रखी चटाई बिछाकर शीला जी। ये आपने बहुत अच्छा काम किया समधी जी। अब आप लोग बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है समधन जी, हम तो यहाँ आपसे जरूरी बात करने आए हैं। कैसी बात समधन जी? हमारी बहू और आपकी बेटी ये सोच सोच कर परेशान रहती है कि आप इस उम्र में दिहाड़ी कैसे करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ चलिए और हमारे साथ ही रहिए। नहीं नहीं, हम अपनी बेटी के ससुराल में कैसे रह सकते हैं? अरे बेटी के ससुराल में नहीं रह सकते, लेकिन अगर काम मिलेगा तो काम तो करेंगे ना। भला एक दिहाड़ी मजदूर काम के लिए कैसे मना करेगा समधी जी? तो फिर आज से हमारी 1000 एकड़ की हवेली के आम के बगीचे की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी होगी। आपके रहने और खाने का इंतजाम वहीं पर करवा देंगे और काम के बदले आपको हर महीने मेहनताना भी मिलेगा। समझी जी, आप हम लोगों को अपने साथ ले जाने की पूरी तैयारी के साथ आए हैं, अब तो हमें आपकी बात माननी ही पड़ेगी। उन दोनों को समझाकर वो तीनों उन्हें रोल्स रॉयस में बिठाकर 1000 एकड़ की हवेली में ले जाते हैं। हवेली पहुंचकर रोल्स रॉयस कार से उतरकर जैसे ही वो दोनों हवेली देखते हैं, इतनी बड़ी हवेली में रहती है हमारी बेटी। अरे ये पूरी हवेली हमारे मोहल्ले से भी बड़ी है। उन दोनों के पास जाकर अर्जुन जी, आम के बगीचे में जब तक आपके रहने का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक आपको इसी हवेली में रहना होगा समधी जी। हवेली की बालकनी में खड़ी नीतू की छोटी नंद आरती और उसका नंदोई आकाश। पहले दिहाड़ी मजदूर की बेटी इस हवेली की बहू बनी, अब दिहाड़ी मजदूर भी इस हवेली में आ गए। अब इस हवेली को मजदूर चौक बनने में देर नहीं लगेगी। वो दोनों सोचते रह गए और नीतू की तरह ही उसके माँ बाप भी 1000 एकड़ की हवेली का हिस्सा बन गए। उसी दिन हॉल में बैठे नीतू के सभी ससुराल और मायके वाले चाय पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी घबराया हुआ ललित वहां आता है, उसे घबराया हुआ देखकर। क्या बात है ललित, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? बड़े मालिक, छोटे मालिक हमारे साथ आम के बगीचे का मुआयना कर रहे थे, तभी आम की एक बहुत बड़ी डाली टूटकर उनके ऊपर गिरी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। उनका बहुत खून बह रहा था। सभी मजदूरों ने मिलकर उन्हें सिटी हॉस्पिटल पहुंचा दिया है मालिक। हे भगवान, ये क्या हो गया? पंडित जी का बताया उपाय काम नहीं आया। 2 दिन बाद मेरे बेटे का 25वां जन्मदिन है और उससे पहले कि उसके साथ ये सब हो गया। अभी उसे कुछ हुआ नहीं है, अभी हॉस्पिटल चलकर उसे देखते हैं। पूरा परिवार अलग अलग कारों में बैठकर तुरंत सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर वो सभी। पंडित जी की बात गलत साबित हो रही है। मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, उसकी जान कैसे बचेगी? कौन पंडित जी और कैसा उपाय? मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? नीतू की बात का उसे जवाब मिल पाता। उससे पहले ही ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर कालरा बाहर आते हैं और देखिए, पेशेंट की किडनी बुरी तरह से डैमेज हो गई है, दूसरी किडनी लगाकर ही उसकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे की जान बचाइए। मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूँ, इसलिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानता हूँ। आपके परिवार में किसी की भी किडनी पेशेंट की जान नहीं बचा सकती। मैं अपने पति को अपनी किडनी दूंगी। नहीं नहीं बेटी, अभी तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तू इतना बड़ा जोखिम मत उठा। तेरा बूढ़ा बाप तेरे पति की जान बचाएगा। संजय जी अपनी किडनी देकर बाला की जान बचा लेते हैं और 6 महीने बाद जब बाला और संजय जी पूरी तरह से ठीक होकर पूरे परिवार के साथ 1000 एकड़ में फैली हवेली के गार्डन में बैठे होते हैं तो नीतू की बाला से शादी करवाने की वजह बताकर पार्वती जी, आप हमें माफ कर दो। हमने अपने बेटे की जान बचाने के लिए नीतू की जिंदगी के साथ इतना बड़ा दाव लगाया था। समधन जी, माफी मांग कर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। जो कुछ हुआ वो सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। मेरी किस्मत में लिखा था मैं अपने पति की जान बचाऊं, तो वही हुआ। भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बहुत गलत समझती थी। नीतू, मुझे भी माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी अपना नहीं सका, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी का पूरा दर्जा दूंगा। तो इस तरह एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाली बेटी को उसके 1000 एकड़ के ससुराल में सभी लोगों से सम्मान और प्यार मिल गया।